नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ एक बहुत इंफॉर्मेटिव चर्चा लेकर आए हैं। हम अक्सर ये सुनते हैं एज लॉ स्टूडेंट्स और आम नागरिकों में भी ये चर्चा रहती है कि जब अरेस्ट करा जाता है किसी भी व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर द्वारा, तो कई बार आपने सुना होगा, अरे तुम्हें फ्राइडे को जबरदस्ती अरेस्ट करा जा रहा है, सैटरडे संडे छुट्टी है, कोर्ट बंद होगा, या 14 अगस्त को अरेस्ट करवा रहे हैं, तुम्हें पुलिस स्टेशन बुला के अरेस्ट कर लेंगे, 15 अगस्त को छुट्टी है, कोर्ट बंद होगा, बेल कैसे मिलेगी। 2 दिन तक सैटरडे संडे पूरा तुम्हें पुलिस स्टेशन में ही रखेंगे, पूरे 15 अगस्त तुम्हें पुलिस स्टेशन में ही रखेंगे, फिर उसके बाद 16 अगस्त को बारी आएगी तुम्हारी हियरिंग की, बेल की। इस तरीके की चर्चा हम बहुत सुनते हैं और मैं आपको बताऊं, इट इज वेरी shocking to see that it's not just the common people, it's even law students who think like this. आज आपके साथ जो मेरी चर्चा होगी वो इसी टॉपिक के अराउंड चलेगी, कस्टडी विद द पुलिस एंड जुडिशियल कस्टडी। क्या मतलब है, क्या एरिया रहेगा इस पूरी डिस्कशन का, यह आप अभी समझ जाएंगे। सी, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आई विल टेल यू, whenever a person is arrested, at that very moment, the provisions of chapter 5, which is section 41 till 60 capital A, they become immediately operational. Chapter 5, section 41 to 60 capital A, CRPC 1973, they immediately become operational. और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्शन हमारे पास है वो है सेक्शन 57, that is section 57, and this section 57 has a direct connection with article 22 clause 2 of the constitution. It has a direct connection with article 22 clause 2 of the constitution. क्या बताना चाह रहा है सेक्शन 57, क्या रिलेशन है आर्टिकल 22 क्लॉज 2 से, ये मैं आपको अभी समझा देता हूं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी एंड आर्टिकल 22 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, whenever a person is arrested without warrant, within 24 hours of making that arrest, this 24 hours is the maximum period. Within 24 hours of making the arrest, excluding the time necessary for journey from the place of arrest to the court. ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। Within 24 hours of making the arrest, excluding the time which is necessary, unnecessary नहीं, कि एक जगह पे जहां पर आप 20 किलोमीटर का सीधा रास्ता लेकर पहुंच सकते थे, वहां आपने 110 किलोमीटर का पूरा चक्कर काट के अपनी जर्नी खत्म करी, नहीं। नेसेसरी टाइम जो जर्नी का है उसको एक्सक्लूड करके, रीजनेबल टाइम ऑफ द जर्नी को एक्सक्लूड करके 24 घंटे का समय है पुलिस ऑफिसर के पास आपको कोर्ट में न्यायाधीश के समक्ष पेश करने के लिए। विदिन 24 hours of your arrest, the police officer who has arrested you without a warrant has to produce you before a judicial magistrate, excluding the time which is reasonable and necessary for मेकिंग द जर्नी। जो प्लेस ऑफ अरेस्ट से पुलिस स्टेशन से कोर्ट में जितना समय है, उस जर्नी के टाइम को एक्सक्लूड करके 24 घंटे का समय है पुलिस ऑफिसर के पास। सर, ये तो बड़ी जनरल सी बात आपने बता दी, हमें भी पता है, बट जो कॉमन नोशन है वो गलत कहां से हुआ। सैटरडे को अगर अरेस्ट करते हैं, संडे सर सबको पता है कोर्ट बंद होता है, तो 24 घंटे तो मंडे को ही फिर शुरू होंगे, मतलब पूरे होंगे। सैटरडे को आपने अरेस्ट करा, मान लीजिए दोपहर के 3 बजे, तो टेक्निकली 24 घंटे अगले दिन संडे को 3 बजे होते हैं,
पर वो तो सर 24 घंटे जो पूरे होंगे वो तो मंडे को होंगे, संडे को तो कोर्ट बंद होता है ना सर। I'll tell you, whether it is 26th of January, whether it is 15th August, whether it is 2 a.m. in the morning, 4 a.m. in the morning, आधी रात हो, संडे हो, it does not matter. There is always a duty magistrate available. ध्यान से सुनिए मेरी बात को। There is always a duty magistrate who is available. Whether it is a public holiday, a bank holiday, in the middle of the night, right in the morning, it does not matter. There is always a duty magistrate. और वो इसी, जिसको रिमांड ड्यूटी भी कई जगह पे कहा जाता है, वो इसी पर्पस के लिए अवेलेबल होते हैं कि मान लीजिए आपने सुबह 4 बजे किसी को अरेस्ट करा है, ऑफेंस कैन हैपन एनी टाइम, सुबह 4 बजे अरेस्ट करा है और उसके बाद प्रोसीडिंग करते 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 अगले दिन रात के 11:30 बज गए। सुबह 4 बजे करा, वो पूरा दिन गया, उसके बाद रात के 11:30 बज गए, आपके पास 24 घंटे का समय, सुबह 4 बजे खत्म होता है, तो 11:30 बजे अब आप सोच रहे हैं कि प्रोसीडिंग सारी हो गई, मैजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं, क्योंकि सुबह 4 बजे तो 24 घंटे का समय खत्म हो जाएगा, उससे पहले हम लेके नहीं जा पाए, कोई दिक्कत नहीं है। रात को 12:30 हो, 1 बजे हो, 2 बजे हो, सुबह के 3 बजे हो, 4 बजे हो, किसी भी समय, अगले दिन 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, 2 अक्टूबर हो, संडे हो, दिवाली हो, होली हो, दशहरा हो, does not matter. There is always a duty magistrate on roster who has the responsibility to allow the production of the arrested person. ये मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशन का. It is available in part 3 as a fundamental right, article 22 clause 2, and it is also a statutory provision, section 57. 24 घंटे मैक्सिमम टाइम है आपके पास, एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर जर्नी. किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करा जाए, उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रोड्यूस करना होता है. बहुत अच्छी बात है सर. इसके बाद क्या? अब इस 24 घंटे के बाद एक और टाइम पीरियड शुरू होता है, जो है 15 दिन का टाइम पीरियड. इन दीज 15 days, according to CRPC 1973, what we term as interchangeable custody is possible. Interchangeable custody is possible. What is interchangeable custody? Interchangeable custody का मतलब है, या तो उस पर्सन को जिसको आप प्रोड्यूस कर रहे हैं मैजिस्ट्रेट के सामने, अगर पुलिस ऑफिसर चाहे तो पुलिस कस्टडी मांग सकते हैं मैजिस्ट्रेट से, वरना मैजिस्ट्रेट साहब जुडिशियल कस्टडी में भी भेज सकते हैं अरेस्टेड पर्सन को. पुलिस कस्टडी का मतलब जो थाने की कस्टडी होती है, जब आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और पुलिस वालों के डायरेक्ट कंट्रोल में रहते हैं, उनके पास 24/7 आपका एक्सेस होता है, आपको कहीं स्पॉट पे लेकर जाने का, किसी क्राइम के स्पॉट पे, आपका मेडिकल कराने का, आपका फॉरेंसिक टेस्ट कराने का, या आपकी इंटेरोगेशन करने का, शनाख्त करवाने का, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन जो पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में कराते हैं, उनके पास 24/7 आपका एक्सेस होता है. एक होती है जुडिशियल कस्टडी. जुडिशियल कस्टडी का मतलब व्हेन यू आर कस्टोडिया लेजिस, यानी कि आप प्रिजन में होते हैं. एक होती है जब आप कन्विक्ट हो गए और आपको प्रिजन भेजा जाता है, दैट इज ऑल्सो सेम प्रिजन. और जो यहां पर इन्वेस्टिगेशन की ड्यूरेशन में जुडिशियल कस्टडी होती है, वो भी प्रिजन की ही कस्टडी होती है. तब आप प्रिजन में ही होते हैं, जेल में ही होते हैं. पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी. तो हो सकता है आईओ साहब चाहे सेक्शन 167 में आपको प्रोड्यूस करा गया, जब यहां पे 24 घंटे पूरे हुए तो 57 और आर्टिकल 22 क्लॉज 2 का काम खत्म हो गया. सेक्शन 167 of CRPC comes into the picture and says yes, अब आपने 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करी है, तो अब आप आइए सेक्शन 167
के अंतर्गत मैजिस्ट्रेट के सामने अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस कीजिए। सेक्शन 167 ने कहा बिल्कुल कीजिए प्रोड्यूस। आप गए मैजिस्ट्रेट साहब के सामने और आप जो 24 घंटे के अंदर आपने तफ्तीश की, जो इंटेरोगेशन करी, जितनी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस करी, जो भी कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए स्टेप्स लिए, या हो सकता है कोई कलेक्शन कर लिया एविडेंस का, वो सारा मटेरियल ऑन रिकॉर्ड लेकर आईओ साहब खड़े हो जाएंगे किसके सामने? मैजिस्ट्रेट साहब के सामने, और कहेंगे जनाब 24 घंटे पूरे हुए, उससे पहले पहले अरेस्टेड पर्सन को हम आपके समक्ष लेकर आ चुके हैं, सेक्शन 167 की प्रोसीडिंग करिए। मैजिस्ट्रेट साहब उस मटेरियल को देखेंगे और समझेंगे कि आपने 24 घंटे के अंदर अंदर अब तक क्या करा है। ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ लेकर अक्यूज को बैठे हुए थे, थोड़ी बहुत इंटेरोगेशन कर ली और कुछ नहीं करा। मैजिस्ट्रेट माइट नॉट बी इंक्लाइंड टू ग्रांट पुलिस कस्टडी देन टू यू। मैजिस्ट्रेट साहब उस मटेरियल को देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, एनालाइज करेंगे, और उसके बाद अगर पुलिस ऑफिसर चाहते हैं तो पुलिस कस्टडी भी दे सकते हैं। मैजिस्ट्रेट साहब की डिस्क्रिशन है, बिल्कुल मैजिस्ट्रेट साहब की डिस्क्रिशन है। पुलिस अफसर ने कहा नहीं साहब, हमें अभी पुलिस कस्टडी नहीं चाहिए, हमें जितना मटेरियल चाहिए था हमें मिल चुका है, हमें कोई इन्वेस्टिगेशन अक्यूज्ड के साथ एज सच नहीं करनी, हमें पुलिस कस्टडी नहीं चाहिए, हमें अक्यूज्ड का कोई काम नहीं। तो हो सकता है मैजिस्ट्रेट साहब फिर जुडिशियल कस्टडी में भेज दें। एक और ऑप्शन है जिसको कहते हैं बेल। मैजिस्ट्रेट साहब हो सकता है कि अगर अक्यूज्ड एप्लीकेशन लगाए बेल की, तो हो सकता है बेल पर भी छोड़ दे। ये कंप्लीटली मैजिस्ट्रेट साहब की डिस्क्रिशन। अगर पुलिस ऑफिसर पुलिस कस्टडी मांगते हैं, जरूरी नहीं मैजिस्ट्रेट साहब पुलिस कस्टडी दे, हो सकता है मैजिस्ट्रेट साहब बेल पे छोड़ दे, हो सकता है मैजिस्ट्रेट साहब जुडिशियल कस्टडी दे। अक्यूज्ड अगर बेल मांगता है, जरूरी नहीं है मैजिस्ट्रेट साहब बेल दे, हो सकता है मैजिस्ट्रेट साहब जुडिशियल कस्टडी में भेज दे। इट इज totally the discretion of the magistrate, totally the discretion of the magistrate. अब ये 15 दिन के अंदर इंटरचेंजेबल कस्टडी का क्या मतलब है? सीधा सीधा बहुत साफ साफ मतलब है कि 15 दिन के अंदर अंदर ये जो प्रोड्यूस करा गया है सेक्शन 167 में, वहां से लेकर 15 दिन के अंदर अंदर आपके पास इंटरचेंजेबल कस्टडी का ऑप्शन है। यानी कि मान लीजिए प्रोड्यूस करा गया और पुलिस कस्टडी देना ठीक समझा मैजिस्ट्रेट साहब ने, आईओ साहब ने कहा साहब कस्टडी चाहिए, पुलिस कस्टडी, उन्होंने पुलिस कस्टडी देना ठीक समझा मैजिस्ट्रेट साहब ने, तो 3 दिन की पुलिस कस्टडी दे दी। 3 दिन के बाद मैजिस्ट्रेट साहब के पास फिर प्रोड्यूस कराया जाएगा अक्यूज्ड को, हो सकता है उसके बाद उन्होंने 7 दिन की जुडिशियल कस्टडी दे दी, फिर 5 दिन की पुलिस कस्टडी दे दी जब प्रोड्यूस करा 7 दिन के बाद। तो ये शुरू के 15 दिन के अंदर इंटरचेंजेबल कस्टडी इज पॉसिबल। पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, फिर पुलिस कस्टडी, फिर पुलिस कस्टडी, फिर जुडिशियल कस्टडी, व्हाटएवर द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इन दीज इनिशियल 15 days interchangeable custody is possible. But after these 15 days, it is compulsory judicial custody. It is compulsory judicial custody. Compulsory judicial custody का क्या मतलब है? हमें कंपल्सरीली अक्यूज्ड अरेस्टेड पर्सन को जुडिशियल कस्टडी में ही रखना है? नहीं। इसका यह मतलब है कि आप पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकते अक्यूज्ड को। जो पुलिस कस्टडी, थाने की कस्टडी पॉसिबल है, वो सिर्फ और सिर्फ शुरू के 15 दिन में है, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन। और अब तो डेट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्लूड होता है। फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन 15 days का समय है आपके पास, यहीं पर आप पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी दोनों ग्रांट कर सकते हैं। लेकिन इस 15 दिन के समय के बाद अगर अक्यूज्ड अरेस्टेड पर्सन को आपने कस्टडी में रखना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल कस्टडी हो सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल कस्टडी हो सकती है। पुलिस कस्टडी में आप अरेस्टेड पर्सन को नहीं रख सकते आफ्टर दीज इनिशियल 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन। आप बेल पे भी छोड़ सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली रिलीज द अक्यूज्ड ऑन बेल, दैट्स फाइन, दैट्स योर डिस्क्रिशन। बट अगर आपको कस्टडी में रखना है तो पुलिस कस्टडी का ऑप्शन खत्म हो चुका है। अब पुलिस कस्टडी अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी 1973 नहीं डिमांड कर सकती। ओनली इन द फर्स्ट 15 days
police custody is possible. I hope at least this much is clear to all of you. अब ये कंपल्सरी जुडिशियल कस्टडी सर कब तक हो सकती है? जब तक ट्रायल चले? नहीं। सेक्शन 167 इस बात से डील नहीं करता कि जब तक ट्रायल चलेगा तब तक कितनी कस्टडी दी जा सकती है, नहीं। ये मैं आपको बता दूं और स्पष्ट कर दूं, सेक्शन 167 सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की ड्यूरेशन की कस्टडी की बात करता है। यानी कि आप अरेस्टेड पर्सन को इन्वेस्टिगेशन की ड्यूरेशन में कितने टाइम तक और कैसे कस्टडी में रखेंगे, ये 167 बता देगा। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन खत्म होने की बाद की कस्टडी है, इंक्वायरी और ट्रायल के समय की, वो सेक्शन 309 में डेल्ट है। जो इंक्वायरी और ट्रायल, इंक्वायरी या ट्रायल के समय की कस्टडी है, वो आपको मिलेगी सेक्शन 309। दिस इज ऑल्सो समटाइम्स कंफ्यूजिंग फॉर द स्टूडेंट्स, लेट मी क्लियर इट। 167 इन्वेस्टिगेशन की ड्यूरेशन में कस्टडी की बात करता है, उसके बाद इंक्वायरी या ट्रायल शुरू होते ही 309, उसके अलावा कोई और सेक्शन नहीं। अब ये जो 167 की कस्टडी है, इसकी जरा बात कर लें। दो क्राइटेरियाज हैं हमारे पास। कौन कौन सी दो क्लासिफिकेशंस हैं? देखिए, या तो जिस ऑफेंस के लिए पर्सन को अरेस्ट करा गया है, या तो उसकी सजा 10 साल हो, मोर देन 10 इयर्स हो, लाइफ इंप्रिजनमेंट हो, डेथ पेनल्टी। अगर ये कोई भी सजा है, यानी कि जिस भी ऑफेंस के लिए उस पर्सन को अरेस्ट करा गया है, उस ऑफेंस की प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट या तो 10 साल है, 10 इयर्स, मोर देन 10 इयर्स, लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी, देन 90 days इज द टोटल पीरियड ऑफ कस्टडी। ये मैं आपको बताऊंगा 90 days भी कितना पीरियड है। दिस इज नॉट एग्जैक्टली 90 days, लेट मी टेल यू। सेक्शन 167 के प्रोवाइजो में टोटल पीरियड ऑफ कस्टडी 90 days लिखा हुआ है ऐसे ऑफेंसेस के। और लेट मी क्लासिफाई फर्स्ट, अगर लेस देन 10 इयर्स उस ऑफेंस की पनिशमेंट है, देन 60 days इज द टोटल पीरियड। देन 60 days इज द टोटल पीरियड। और ये 60 और 90 की कैलकुलेशन कैसे है? 90 बेसिकली मींस 15 प्लस 75, 60 बेसिकली मींस 15 प्लस 45। सॉरी, 15 प्लस 75, 15 प्लस 45 कहां से आ गया? 15 इज द इनिशियल पीरियड ऑफ इंटरचेंजेबल कस्टडी। सेक्शन 167 में जो शब्द लिखा है वो लिखा है टोटल पीरियड। इसकी इंटरप्रिटेशन करनी बहुत जरूरी है, विच इज अ मैटर ऑफ a very long discussion, but right now I'm just trying to provide necessary information to you. The total period of custody is 90 days for such offenses, 15 plus 75, 15 days of initial interchangeable custody where police custody is also possible from the date of production, and then after that from these 15 days onwards 75 days more, which is कंपल्सरी जुडिशियल कस्टडी। सेम 60 days के लिए भी है कि अगर ऑफेंस है जिसकी सजा 10 साल से कम है, फॉर एग्जांपल थेफ्ट, जिसकी सजा सिंपल थेफ्ट की सजा 3 साल है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 379 आईपीसी, तो आपके पास 15 प्लस 45 यानी कि 15 days which is the initial period of interchangeable custody, then 45 days of compulsory judicial custody. अब सर ऑन द एक्सपायरी ऑफ दिस पीरियड क्या होता है? अक्यूज्ड को हम कहते हैं अब टाइम खत्म, आप जाओ, पुलिस वालों केस बंद करो, चलो एवरीबॉडी फ्री। नो, एब्सोल्युटली नॉट। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो टोटल पीरियड ऑफ 60-90 है, which is 15 plus 45 and 15 plus 75 respectively, this is not the total period provided for investigation. CRPC 1973 में कोई भी इन्वेस्टिगेशन की अपर लिमिट नहीं दी हुई, एक्सेप्ट फॉर फ्यू सेंसिटिव ऑफेंसेस विच आर अगेंस्ट वुमेन, जिसकी मैक्सिमम आपको 2 महीने का समय दिया हुआ है फ्रॉम द डेट व्हेन द इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड। वो आपको 173 में देखने को मिलेगा, जो 2 महीने का टाइम पीरियड दिया हुआ है अपर लिमिट फॉर इन्वेस्टिगेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो अपर लिमिट फॉर इन्वेस्टिगेशन
which has been provided in CRPC 1973. In fact, the police manual also provides a discretionary time limit of 3 months. That investigation 3 महीने के अंदर खत्म होनी चाहिए, ये पुलिस मैनुअल कहता है. But that is also discretionary. Discretionary का मतलब it is not mandatory, compulsory कि 3 महीने के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुई तो केस बंद. No. That is also not a mandatory period to be followed. The period of 3 months according to the police manual. तो सर ये पीरियड क्या है फिर 60 और 90 दिन के? These 60-90 days are the maximum period for which an accused arrested person can be kept in custody during investigation. क्या कहा मैंने कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो मैक्सिमम पीरियड है जिसके लिए आप अरेस्टेड पर्सन को डिटेन कर सकते हो इन कस्टडी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पीरियड इज 60 or 90 days अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस. आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इन्वेस्टिगेशन की पीरियड में कितने दिन के लिए आप अरेस्ट करके कस्टडी में रख सकते हो एक पर्सन को, वो 60 और 90 डेज वो पीरियड है. इट इज नॉट द अपर लिमिट फॉर इन्वेस्टिगेशन. तो सर फिर ये पीरियड देने का फायदा क्या हुआ? इन्वेस्टिगेशन भी चलती रहेगी और अरेस्टेड पर्सन को फिर हम छोड़ देंगे, तो फायदा क्या हुआ? अरेस्टेड पर्सन को छोड़ा नहीं जाता. सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 प्रोवाइजो क्लॉज ए सब क्लॉज 2 अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको डिफॉल्ट बेल की चर्चा मिलेगी. डिफॉल्ट बेल का क्या मतलब होता है? डिफॉल्ट बेल का मतलब क्या होता है? जब ये 60 और 90 डेज पूरे होते हैं और इस दौरान चार्जशीट फाइल नहीं करी गई, यानी कि इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड नहीं करा गया, यानी कि इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड नहीं करा गया. पुलिस रिपोर्ट अगर आप देखेंगे सेक्शन 173 तो मार्जिनल नोट में आपको लिखा हुआ दिखेगा रिपोर्ट विच इज फाइल्ड बाय द पुलिस एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इन्वेस्टिगेशन स्टैंड्स कंप्लीटेड व्हेन द पुलिस रिपोर्ट इज फाइल्ड. जब पुलिस अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट बनाकर सबमिट करती है मैजिस्ट्रेट को, that means the investigation has come to an end. हाँ, further investigation वगैरह हो सकती है, and that I have already discussed that what is the effect of further investigation on the right to default bail. That has already been discussed in a previous session. But investigation stands primarily completed when the police report is filed. तो अगर ये 60 और 90 दिन के अंदर अंदर अगर पुलिस रिपोर्ट फाइल नहीं करी गई, if the police report has not been filed within these 60 or 90 days, the accused gets the right of default bail. Default bail का मतलब कोई आपसे ग्राउंड सवाल सेटिस्फैक्शन नहीं पूछी जाएगी. कुछ भी सिचुएशन हो, अगर आपने 60 और 90 दिन जो भी एप्लीकेबल है उसकी एक्सपायरी पे डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन लगा दी और सारी फॉर्मेलिटीज अकॉर्डिंग टू चैप्टर 33 ऑफ सीआरपीसी पूरी कर दी, and the charge sheet or police report has not been filed, you will be released on default bail whatsoever be the scenario. कोई आपसे जबरदस्ती की सेटिस्फैक्शन नहीं पूछी जाती कि ग्राउंड्स प्रूफ करो, आपको बेल पे क्यों छोड़ा जाए, आप ऐसा तो नहीं करोगे, आप वैसा तो नहीं करोगे, कुछ नहीं. जो रेगुलर बेल की हियरिंग होती है वैसी नहीं सेटिस्फैक्शन यहां पे रिक्वायर्ड. The only thing that is required is that on the expiry of the said period of 60 or 90 days, you file the application for default bail. वहां लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 प्रोवाइजो क्लॉज ए सब क्लॉज 2 में देखेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा एक वर्ड, is prepared to and does furnish bail. Is prepared to and does furnish bail. That means the person actually applies for default bail and does furnish bail. यानी कि जो भी श्योरिटी जमानती चाहिए बेल पे छूटने के लिए, जो बॉन्ड भरना है, जो भी नेसेसरी फॉर्मेलिटीज अकॉर्डिंग टू चैप्टर 33 ऑफ सीआरपीसी पूरी करनी है, आप वो पूरी करने के लिए तैयार हैं तो आपको बेल पे छोड़ दिया जाए. कभी कभार ये भी सवाल आ जाता है, सर मान लीजिए सुबह 61वां दिन है, इट्स द 61st डे
और 91st डे, whatever the scenario is. पुलिस रिपोर्ट फाइल नहीं हुई, 61st डे है या 91st डे है और पुलिस रिपोर्ट अब तक फाइल नहीं हुई। और सर सुबह 10:05 पे मेरे वकील साहब जाते हैं और डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन मैजिस्ट्रेट साहब के सामने फाइल कर देते हैं 10:05 पे, 61st या 91st डे। और 10:07 पे 2 मिनट बाद ही एग्जैक्टली घड़ी देख के 2 मिनट बाद आईओ साहब आए भागे भागे और उन्होंने कहा सर ये डिफॉल्ट बिल की एप्लीकेशन हटाओ, ये पुलिस रिपोर्ट लो, चार्जशीट फाइल कर रहा हूं, छोड़ना मत चार्जशीट। आई एम सॉरी मिस्टर आईओ, यू हैव मिस्ड द बोट। 2 मिनट का भी अगर फर्क हो, डज नॉट मैटर। If the application for default bail is filed before the police report is filed before the magistrate, default bail will be granted. Default bail will be granted. You will not be allowed to resist, oppose or defeat the right of default bail of that arrested person. 2 मिनट का भी फर्क हो, does not matter. अब इस केस को अगर रिवर्स कर दे, सुबह 10:05 पे चार्जशीट फाइल हुई और 10:07 पे डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन। आई होप यू ऑल आर इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट यू विल नॉट बी रिलीज्ड ऑन डिफॉल्ट बेल। आप रेगुलर बेल की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, कांग्रेचुलेशंस, बट डिफॉल्ट बेल पे आपको नहीं छोड़ा, इट विल नॉट अप्लाई टू यू। व्हाई? बिकॉज द मोमेंट द चार्जशीट इज फाइल्ड, सेक्शन 167 ceases to apply. सेक्शन 167 इज फॉर द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और चार्जशीट फाइल हो गई, पुलिस रिपोर्ट फाइल हो गई, इन्वेस्टिगेशन का तो कोई सवाल ही नहीं, खत्म इन्वेस्टिगेशन। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो, दैट्स अ स्पेशल केस एंड सेपरेट ऑल टुगेदर, बट द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन स्टैंड्स कंप्लीटेड। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट फाइल कर दी, अब उसके बाद उसमें एडिशंस, ऑल्टरेशंस, ऊपर से थोड़ा सा गार्निशिंग होती रहेगी, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट द मेन प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन इज फिनिश्ड, द पुलिस रिपोर्ट हैज बीन फाइल्ड। Now section 167 ceases to apply. सेक्शन 167 क्यों अप्लाई करेगा भाई? और सेक्शन 167 में ही डिफॉल्ट बेल का राइट भी है, तो वो भी गया। I hope you have understood. I tried to capsulate the entire discussion into a very, very crisp manner so that I can deliver whatever is required for you to understand in a very short span. This is a topic जिसमें बहुत लंबी deliberation की जरूरत है. There are lots of permutations, combinations. What if there is deficient evidence? Then section 169 comes into picture. If there is sufficient evidence, then section 170 comes to the picture. अगर 24 घंटे में ही initial जो arrest के बाद के हैं उसी में charge-sheet file हो जाती है तो क्या होता है? Then you produce the accused under section 170 along with the police report, which is filed under section 173 subsection 2 of CRPC, etc., etc. There are a lot of permutations and combinations possible here, but this is the solid base which you need to understand the period of custody, the concept of custody, and what is section 167 all about. I hope you found the discussion useful and fruitful, and I will see you very soon with another such interesting discussion. Till the time, please be connected with us. Thank you from Drishti Judiciary.